हमारा ना राष्ट्र प्रथम था, जो बाद में 47 के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर में जो लोग आए थे, ना उनके अंदर राष्ट्र प्रथम की फीलिंग थी, ना हिंदुत्व की फीलिंग थी। वो तो पढ़े लिखे गोरे थे। अगर सावरकर जी अरेस्ट नहीं होते, वो फ्रांस से इंग्लैंड नहीं आते, लंदन नहीं आते, तो अरेस्ट नहीं होते, शायद काला पानी भेजा नहीं जाता, और वो अपनी क्रांति के जो काम में और आगे बढ़ते। अब ये अजम्पशन पे बात चल रही है, और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ ये मूवी देख लेना, साथ में साहिब्स भी देख लेना, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरी क्वेश्चनिंग है वो कहाँ से आ रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है ये तीनों मूवीज़ देखने के बाद, वो ये है कि 1912 लेट्स अज्यूम हम इंडिपेंडेंट हो गए और हमें ट्रू वे में इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, ब्राउन साहिब्स नहीं बैठे हैं। अब सावरकर जी, समझिए सावरकर जी जैसे आदमी तब सबसे बड़े लीडर थे, बट लेट्स से अपने बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी, वो दूसरे एक बड़े लीडर थे, और अज्यूम करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी वही लेवल पे थे जो 1940 के थे, क्योंकि अब सब हाइपोथेटिकल बात हो रही है तो उस वजह से चलते हैं। अब मुझे लोकमान्य तिलक जी का इतना नहीं पता, बट अगर सावरकर मूवी देखोगे तो उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से था। वो बहुत सारे हैंडशेक्स भी जो करते थे पूरे मूवी में, वो कम्युनिस्ट हैंडशेक कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी का भी एक लेवल पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। भगत सिंह का भी यही कहा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सावरकर जी से भी इन्फ्लुएंस थे, और फिर कहा जाता है कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बिकॉज वो टाइम पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बड़ा सक्सेसफुल हो गया था, लेनिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, तो लोगों को ये लगा कि ये एक तरीका है। ये मेरे ख्याल से अच्छी इंस्पिरेशन थी इंडिपेंडेंस पाने के लिए। पर अगर ये इंडिपेंडेंस मिल जाती तो क्या ये लीडर्स, क्या ये फ्रीडम फाइटर्स, क्या ये रिवॉल्यूशनरीज, इनके पास ये विजन थी कि आगे जाके इंडिया को सही राह पे लीड कर पाए एंड ब्रिंग इंडिया इनटू अ न्यू एज? सवाल ये ना कि आप क्यों ऐसा सोचते हो कि उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी। अगर सावरकर को हम देखें, अगर फाउंडिंग फिलॉसफीज और फाउंडिंग प्रिंसिपल सावरकर की लाइफ में देखें, तो सबसे गोल्डन प्रिंसिपल जो उन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो किया और जो हमेशा उन्होंने अपने पूरे जीवन भर लोगों को इंस्पायर किया जिससे, वो था द थॉट ऑफ नेशन फर्स्ट। ओके, राष्ट्र प्रथम। और मैं कहता हूं कि आज भी कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक भारत का, और खास तौर से कोई भी नेता, सिर्फ इस महामंत्र को अपने जीवन में ढाल ले कि राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, हम जो भी करेंगे उसमें देश का अहित नहीं होना चाहिए, सर्वप्रथम राष्ट्र हित में हम सोचें, क्योंकि राष्ट्र प्रथम, देखो इतनी व्यापक सोच होना है, यही राष्ट्र प्रथम की जो सोच थी उसी ने उनको गाइड किया इतने बड़े एक फ्रीडम फाइटिंग के इतने बड़े जो स्वरूप को आगे बढ़ाने में, उस मिशन को आगे बढ़ाने में, और इतने लोगों को इंस्पायर करने में। हाँ जी। दूसरी बात आप देखो, हिंदुत्व का एजेंडा जो था ना, बहुत स्पष्ट था। ये इन जितने भी लोग हैं ना, आप इन लोगों को देख लीजिए, इन लोग के अंदर ये जो बेसिक चीजें, जो बात के जो पेडिस्ट्रल्स वाले नेता थे ना, जो मिसिंग थी, इनमें कूट टूट के भरी थी। नेशन फर्स्ट, हिंदुत्व, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनअलॉयड नेशनलिज्म है। अनअलॉयड नेशनलिज्म है, उसमें क्या है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, सबका स्वागत है, लेकिन ये है, कंडीशन ये है कि आपको राष्ट्र हित में काम करना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्र हित के अगेंस्ट जाओगे तो फिर वो उचित नहीं है। अगर राष्ट्र हित में हो तो सबके समावेश, हम साथ में समावेशी एक समाज लेके आगे बढ़ेंगे। सर्व समावेशी समाज की जो उनकी परिकल्पना थी, उसमें वो लोग एकदम क्लियर थे। तो उनकी जो फिलॉसफीज थी, देखो राष्ट्र प्रथम की जो नेशन फर्स्ट की उनकी फिलॉसफी, अगर उस समय, अगर आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर उस समय हमें स्वतंत्रता मिली होती तो अगर इन लोगों की लीडरशिप में क्या हुआ होता, तो पहले राष्ट्र प्रथम की गाइडिंग फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे इस नए स्वतंत्र भारत की बुनियाद रखी जाती है। दूसरी, जो हिंदुत्व के प्रति जो उनकी पूर्ण रूप से जो समर्पण था, उस हिंदुत्व के आधार पे, बाद में क्या था, हमारा ना राष्ट्र प्रथम था, जो बाद में 47 के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर में जो लोग आए थे, ना उनके अंदर राष्ट्र प्रथम की फीलिंग थी,
ना हिंदुत्व की फीलिंग थी। वो तो क्योंकि पढ़े लिखे गोरे थे, एब्सोल्युटली। और वो तो द लास्ट ब्रिटिश मैन टू रूल, वो तो नेहरू अपने आप को बोलते ही थे। अच्छा, वो प्राउडली, हाँ, तो बोलते थे, वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड। बहुत सारी जगहों पे, और वो तो बोलते थे कि आई एम ब्रिटिश बाय टेस्ट, है ना, बहुत मुस्लिम सारे बाय चॉइस। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो ब्रिटिश सिटीजन बन चुके थे व्हाइल ही वाज द पीएम। वो है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सी हैं इसमें। लेकिन कमिंग बैक कि अगर इस तरीके के लोग अगर आए होते तो निश्चित रूप से एक बहुत महान आधारशिला पे नए भारत, स्वतंत्र भारत की बुनियाद रखी जाती, और ये देश जो पिछले 10 सालों में आप देख रहे हैं जो बहुत अच्छा काम हुआ है, सही दिशा में अग्रसर हुआ है, ये 1912 में हो चुका होता है। क्योंकि ये सरकार भी आखिर उन्हीं के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं के इंस्पिरेशन पे काम करके देखिए, बहुत कुछ इंस्पायर होगी ऐसे महान लोगों से, और तब ये सही दिशा में देश को ले जा पाई है। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि बोस का बहुत स्पष्ट था, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर आज़ादी मिलेगी तो किस तरीके से स्वतंत्र भारत को हमें हैंडल करना है। अच्छा, आप देखिए, सिंगापुर में, रंगून में 2 जगह उन्होंने ऑलरेडी ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन बैठा दिए थे कि कैसे भारतीयता जो है प्रथम होनी चाहिए लोगों में।